जब एक आत्मा का वापस धरती पर जन्म लेने का वक्त आता है, तब स्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं? क्योंकि ज़्यादातर आत्माएं तो धरती की जो स्थिति है उसे देखते हुए इस दुनिया में वापस आना ही नहीं चाहती। लेकिन जैसे कि हमने पिछली कड़ियों में जाना है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा अनुकूलन के स्थान पर पहुंचती है, जहां पर जो अभी अभी वो एक जीवन जी के आई है, एक मोह था, चीज़ों के प्रति लगाव था, एक परिवार था, वो सब वो छोड़ के आई है, तो वो भी तो दुख में है। तो उसको इस स्थिति से बाहर निकाला जाता है, उसे हम अनुकूलन का स्थान कहते हैं। लेकिन जब इसके उलट स्थिति होती है, ये तो स्थिति तब थी जब अनुकूलन का स्थान पे हम तब गए जब हम पृथ्वी को छोड़कर वापस आत्मा लोक गए हैं। लेकिन जब स्थिति उल्टी होती है, यानी कि हमें आत्मा लोक छोड़कर वापस पृथ्वी लोक पर आना होता है, तब हम जीवन चयन के स्थान पे जाते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जीवन का चयन किया जाता है। लेकिन एक आत्मा को ये तो बाद की प्रक्रिया है कि वो जीवन चयन की स्थिति से गुजरेगी, लेकिन उससे पहले मैंने जीवन में जाना है, मैंने किसी भी प्लेनेट पर या धरती प्लेनेट पर जन्म लेना है, इस चीज़ के लिए भी तो आत्मा को तैयार करना होता है, क्योंकि अधिकतर आत्माएं तो इस चीज़ के लिए ही तैयार नहीं होती, विरली आत्माएं होती हैं। तो जैसे कुछ एक आत्माएं तो ऐसी भी होती हैं जो इतनी ज़्यादा मोहग्रस्त होती हैं, इतनी ज़्यादा कि वो अनुकूलन के क्षेत्र से बाहर निकल भी आती हैं। इसके बावजूद वो चाहती हैं कि बस हमें अभी जन्म मिल जाए, अभी हमें वक्त ज़्यादा, हमें आत्मालोक में ज़्यादा वक्त ठहरना ही नहीं है, हमें अभी अभी जन्म मिल जाए, रीबर्थ हमारा जल्दी हो जाए। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं। लेकिन फिर उन आत्माओं को थोड़ा समझाया जाता है कि अगर आप रेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे ही जैसे कोई बच्चा स्कूल से घर आने के बाद वापस बोले नहीं मुझे तो अभी वापस स्कूल जाना है, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि बेटा अच्छा तो ये है कि पहले आप आराम करो, खाओ पियो, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है तुम्हें। तो इसी तरीके से जो आत्माएं आत्मलोक में वक्त गुजार लेती हैं, उसके बाद वो बहुत सी ज़्यादातर आत्माएं तैयार ही नहीं होती कि उन्हें वापस जाना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए उनके मार्गदर्शक उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक तैयार करते हैं कि अब वो रीबर्थ लें, क्योंकि ये उनके लिए ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे एक बच्चा स्कूल से आता है, अगली सुबह वो फिर स्कूल जाने से मना करने लगेगा, लेकिन फिर मम्मी पापा उसे प्यार से उठाएंगे कि बेटा नहीं, स्कूल जाना तो ज़रूरी है, तो चल बेटा तैयार हो जा, फिर स्कूल चलते हैं। बच्चा कितनी मर्जी ना नुकुर करे, पर मम्मी पापा फिर कोशिश करते हैं कि बेटा खड़ा होए और अगले दिन स्कूल जाए। कुछ इसी तरह से आत्मा कितना चाहे कि वो ना ले बर्थ, ऐसा नहीं है कि एक आत्मा के ऊपर कोई दबाव डाला जाता है कि नहीं तुझे लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रेम पूर्वक इस चीज़ के लिए उसको तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे क्या स्थिति रही, एक आत्मा का एक्सपीरियंस है कि उसकी क्या स्थिति रही जब उसने रीबर्थ लेने का फैसला लिया धरती पर, क्योंकि पहले वो भी धरती पर दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके मार्गदर्शक के द्वारा उसे तैयार किया गया। उस आत्मा से ये पूछा गया कि सबसे पहले तुमने ये कब एक्सपीरियंस किया कि अब तुम भूलोक पर वापस जाने वाले हो। इस पर उस व्यक्ति का जवाब था कि एक बहुत मधुर सी आवाज़ गूंजी जो मुझसे कह रही थी अब समय हो चुका है। तुम समझ रहे हो ना? ये एक मधुर सी प्यार भरी आवाज़ उसके मार्गदर्शक की थी, जो उसे खड़ा कर रहे थे कि चलो उठो, तुम समझ रहे हो ना, अब एक बार फिर से जाने का वक्त आ गया है। सचमुच आत्मालोक जैसी शांत जगह को छोड़कर कोई क्यों इस धरती की मुसीबतों में फंसना चाहेगा। ये आवाज़ उसके मार्गदर्शक की थी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो खुद ही वक्त आने पर ये समझ जाती हैं कि अब उन्हें पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चाहे उनके मार्गदर्शक ना भी कहें, लेकिन वो खुद इस बात के लिए तैयार हैं कि अब उन्हें रीबर्थ लेना है। जैसे कुछ सिंसियर बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मम्मी पापा स्कूल जाने के लिए ना भी उठाएं, तो भी वो खुद ही बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाएंगे। उन्हें पता है कि स्कूल तो मुझे जाना है, जाना ही चाहिए। बस कुछ इस तरीके से। इस धरती लोक पर वापस जाने के लिए क्या तुम खुद को तैयार महसूस कर रहे हो? हाँ जी, मेरा भी यही सोचना है कि मैं तैयार हूँ, मुझे रीबर्थ लेना चाहिए। लेकिन मेरी पढ़ाई में जो वक्त लगने वाला है वो इस धरती लोक के वक्त के मुकाबले बहुत लंबा है। यानी उसके मार्गदर्शक के मुताबिक ये बताया गया है उसे कि अब जो उसे जीवन मिलने वाला है वो धरती के मुताबिक उसकी आयु बहुत लंबी होने वाली है। शायद
90, 95, 100 वर्ष की एक लंबी आयु वो व्यक्ति जीने वाला है, तो यानी उसकी पढ़ाई में वक्त ज़्यादा लगने वाला है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे पुनर्जन्म का आखिरी वक्त आएगा तो तुम भूलोक पर ही जाना चाहोगे? इस पर जवाब था, भूलोक के अलावा भी दूसरे प्लेनेट हो सकते हैं, लेकिन भूलोक के वासी, ये शायद एक आत्मा के लिए उलझन की स्थिति है कि उसे भूलोक पर ही जाना चाहिए या किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो आत्मा भूलोक पे जाने के लिए ही तैयार है। लेकिन शायद वो व्यक्ति भूलोक पर तब जाना चाह रहा है जब भूलोक की जनसंख्या काफ़ी कम हो। वो अभी भूलोक पर नहीं जाना चाह रहा। अब ये बात भी कई रिग्रेशंस में सामने आई है, बहुत सारे लोगों के ये एक्सपीरियंस रहे हैं जिन्होंने ये जानकारी दी कि 22वीं सदी के अंत तक, ये 21वीं सदी चल रही है, 22वीं सदी के अंत तक पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बहुत कम हो जाएगी। और ये जो आत्मा है ये तभी जन्म लेना चाहती है, ये चाहती है कि जब पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बहुत कम हो तब वो जन्म ले। एक्चुअली ये आत्मा बिल्कुल सेफ साइड लेकर चल रही है कि जब सब कुछ अच्छा हो मैं तब पृथ्वी पर जाऊं। अब 22वीं सदी के अंत में क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, किस प्रकार की स्थितियां होंगी, ये आगे आने वाली कड़ियों में मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो विषय चल रहा था कि अब उसे कैसे तैयार किया गया कि अब वो पृथ्वी पर जाए, क्या बातचीत रही उसके मार्गदर्शक की और उसके बीच की। यहाँ पर उस आत्मा का खुद कहना है कि मैं तो यहीं ठहरना चाहूँगा, लेकिन मेरे शिक्षक नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा समय तक यहाँ रुकूं। वो नहीं जाना चाहता आत्मा लोक छोड़कर, वो वहीं रहना चाहता है, लेकिन उसके मार्गदर्शक कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हें जाना चाहिए। घर में बैठ के रिलैक्स करना बहुत हुआ, अब स्कूल जाके पढ़ाई करो। क्या तुम यहीं ठहरने की जिद नहीं कर सकते? हाँ, हमारे जो शिक्षक हैं वो इतने सभ्य होते हैं कि वो हमें जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन उनके भी अपने तरीके हैं। वो वक्त आने पर हमें आत्मा लोक छोड़ने के लिए तैयार कर ही लेते हैं। अब अगर कोई बच्चा सुबह उठकर स्कूल ना जाना चाहे तो मम्मी पापा के पास भी फिर अपने तरीके हैं। वो भी फिर लालच देंगे बच्चे को, बेटा अभी तू जा, देख शाम को हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, तेरी पसंद की आइसक्रीम तुझे खिला के लाएंगे, बस आज आज चला जा, कल छुट्टी कर लियो। वो अलग बात है कि वो कल कभी नहीं आता। अब जैसे उसी से पूछा गया कि क्या कोई ऐसी आत्मा भी है जो ये जिद पे अड़ी है कि नहीं, उसे पृथ्वी लोक वापस नहीं जाना, तो इस पर उसका जवाब था हाँ, क्योंकि उसी के एक आत्मिक ग्रुप का एक और मेंबर है मार्क। वो भी आत्मा लोक छोड़कर वापस पृथ्वी लोक नहीं जाना चाहता था। मार्क का कहना था कि उसने जितना योगदान देना था पृथ्वी पर जाके, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब नहीं जाना। वो अपने पृथ्वी के जीवन से दुखी हो चुका था। उसके पास कोई कारण ही नहीं था कि वो पृथ्वी वापस जाए, वो जाना ही नहीं चाहता था। क्या वो पृथ्वी लोक पर बहुत सारी जिंदगियां जी चुका था? नहीं जी चुका था, लेकिन वो पृथ्वी के वासियों को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पा रहा था, वो उसके साथ घुल मिल ही नहीं पा रहा था। ये एक वजह हो सकती है कि शायद मार्क ने इससे पहले दूसरे प्लैनेट्स पर वक्त गुजारा था, तो वो पृथ्वी वासियों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहा था, उसे पृथ्वी का जीवन रास नहीं आ रहा था। तब क्या उसके मार्गदर्शक ने उसे आत्मालोक में ही रहने की अनुमति दे दी? आखिरी फैसला हमारा ही होता है कि हम पुनर्जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, हमें मजबूर नहीं किया जाता। लेकिन मार्क को बहुत प्यार से समझा दिया गया कि उसने अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों का कल्याण ही किया था, वो एक सक्सेसफुल जीवन ही जिया था। अब इसी में उसकी भलाई है कि वो आगे एक और बर्थ ले। उसे इस तरीके से समझाया गया कि वो रीबर्थ लेने के लिए तैयार हो गया। बच्चा जब स्कूल जाने के लिए तैयार ना हो तो माँ बाप के पास भी तो बहुत सारे हथकंडे हैं ना बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करने के। फिर मार्क का क्या हुआ? मार्क को थोड़ा और समझाया गया। उसे ये बात समझ आ गई कि वो अपनी क्षमताओं को कम करके आंक रहा है, उन्हें गलत करके आंक रहा है, और फिर वो भूलोक जाने के लिए तैयार हो गया।
एक्चुअली मार्क अपनी क्षमताओं को कम करके आंक रहा था। उसे लग रहा था कि वो पिछला बर्थ भी अच्छा नहीं जी पाया, आगे भी वो अच्छा नहीं जी पाएगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो इस बात के लिए उसे तैयार किया गया कि ऐसा नहीं है, वो बहुत क्षमतावान है, उसे रीबर्थ लेना चाहिए। ये भी एक कोशिश है जो उसे करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मार्क को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया रीबर्थ लेने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मार्क को बस समझाया गया था कि उसे एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसे एक और रीबर्थ की ज़रूरत थी। अब अगर कोई आत्मा अड़ ही जाए कि नहीं, उसे बिल्कुल भी पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, तो क्या होगा? अगर कोई आत्मा पुनर्जन्म लेने से इतनी ही नफरत करती है तो वो ऐसा कर सकती है, वो इनकार कर सकती है रीबर्थ लेने से। लेकिन जब मार्क ने भी यही किया, रीबर्थ लेने से इनकार, तो उसके मार्गदर्शकों ने उसे समझाया कि अगर वो रीबर्थ नहीं लेगा तो यहाँ आत्मा लोक में रहते हुए जो उसे अपनी पढ़ाई करनी है उसमें वो बहुत लंबा समय लगा देगा, बल्कि रीबर्थ लेके उसे बहुत कम वक्त लगेगा, और आत्मा लोक में रहते हुए उसे वही पढ़ाई सीखने के लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा। और जो एक प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जैसे एक बच्चे सिर्फ थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी सीखें, तो उसमें जो फ़र्क होता है वो फ़र्क रह जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अनुभव लेने के बाद ही उन्हें सीखा जाता है, वो ऐसी चीज़ों में चूक जाएगा। अब थ्योरी की अपनी एक अलग अहमियत है, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीखने की अपनी अलग अहमियत है। यकीनन प्रैक्टिकली सीखना ज़्यादा गहराई से व्यक्ति को उस चीज़ की जानकारी देता है। ऐसे ही मार्क को भी समझाया गया कि अगर वो आत्मा लोक में ही रहने का फैसला लेगा और अपनी पढ़ाई करेगा तो वो एक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे उससे अछूता रह जाएगा। अब इसके उलट भी होता है, बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो आत्मा लोक में ठहरना ही नहीं चाहती। जैसे ही वो मृत्यु के बाद आत्मा लोक में प्रवेश करती है वैसे ही वो रीबर्थ लेना चाहती हैं। इस तरह की आत्माओं को भी समझाया जाता है कि इतनी जल्दी उन्हें रीबर्थ नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वक्त आराम का भी देना चाहिए अपने आप को। आराम करने का और चिंतन करने का भी अपना एक महत्व होता है जो वो आत्मा लोक में रहते हुए कर सकते हैं। बच्चा अगर स्कूल से आते ही वापस स्कूल जाने की जिद करने लगे तो उसे समझाया जाएगा ना कि नहीं, थोड़ा वक्त आराम को भी दो, थोड़ा आराम करो, खाओ पियो, अपना मनोरंजन करो, उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल जाना वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब तुम्हारे जीवन के बारे में तुम्हारा क्या फ़ैसला है? मैं दूसरा बर्थ लेने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि इस भौतिक ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बगैर मुझे एक संतुष्टि है जो वो नहीं मिल पाएगी। और जब तुम तैयार हो जाओगे रीबर्थ लेने के लिए, तुम्हारा आखिरी फैसला होगा कि अब तुम्हें रीबर्थ लेना है, तब क्या स्थिति होगी? इसके बारे में मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक जीवन चयन का स्थान होता है, वहाँ पर जाके आत्मा अपने लिए चयन करती है। पहले तो वो फैसला ले लिया जब उसने कि वो रीबर्थ लेगी, उसके बाद वो उस स्थान पर जाती है। जन्म लेने का फैसला जब एक आत्मा ने ले लिया तो इसके बाद एक दूसरा चरण है जिसे उसे अब जीवन का चुनाव करना है। एक ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जहाँ वो जीवन का चुनाव करेगी। वो ये फैसला लेगी कि अब जो वो आने वाला जीवन लेने वाली है वो अपने जीवन में क्या होगी। वो फैसला लेगी, खुद फैसला लेगी आत्मा कि उसे धरती पर कब और कहाँ जाना है। इस विषय पर भी मैं अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। आगे डिटेल में इस विषय पर भी स्पष्ट किया जाएगा कि किस प्रकार से वो जो जीवन चयन का स्थान है, जीवन का चुनाव करने का स्थान है, वहाँ पर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके आधार पर एक आत्मा फैसला लेती है कि कब और कहाँ और वो किस रूप में, किस माता पिता के घर, किस शक्लो सूरत के साथ, किस स्थान पर जन्म लेगी। वैसे अगर देखा जाए तो पुनर्जन्म का स्थान, उसका समय और हम क्या बनना चाहते हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही विषय हैं। ये एक ही विषय के पार्ट हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। लेकिन शुरुआत में जब एक आत्मा जीवन चयन के स्थान पर पहुंचती है तो वो ये जानना चाहती है कि वो वातावरण कैसा होगा जिसमें वो अपने लिए अब जीवन का चुनाव करने जा रही है, वो उसका एक्सपीरियंस करती है। अब डिटेल में तो मैं आगे आने वाली कड़ियों में इस विषय में बताऊंगी। इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नेक्स्ट बर्थ में जब आप जाने वाले हैं वहाँ पर
जो भी आप जीवन जीने वाले हैं, उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? जीवन के किसी एक दो दृश्यों में जाकर आप ये देख पाते हैं कि आपकी भावनाएं क्या चल रही होंगी। अब आपकी भावनात्मक मानसिक स्थिति किस प्रकार की होगी, आप क्या महसूस कर रहे होंगे, इस चीज़ के एक्सपीरियंस से भी आत्मा गुजरती है। अब कुछ चीज़ें सिमिलर महसूस होती हैं, जैसे अनुकूलन का स्थान है या जीवन चयन का स्थान है, उन दोनों ही स्थानों पर जीवन के दृश्य देखे जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क है। अनुकूलन का स्थान वो स्थान है जहाँ पर आपके पास्ट बर्थ के दृश्य देखे जा रहे हैं, जो जीवन आप जी के आ चुके हैं, उनके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जा रहा है। और जीवन चयन का स्थान वो स्थान है जहाँ पे आप अपने आने वाले जीवन के दृश्यों को देख रहे हैं और आप और आपका मार्गदर्शक मिलके खुद ये फैसला ले रहे हैं कि अब इन परिस्थितियों में जाया जाए या ना जाया जाए। अब जैसा कि अनुकूलन का स्थान होता है, वहाँ पर अक्सर जो आत्माओं की स्थिति होती है वो क्या होती है, उन्हें ये महसूस होता है जब वो अपने जीवन के दृश्य देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने पास्ट बर्थ में कुछ और बेहतर कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। जब वो अपने मार्गदर्शक के साथ बैठ के प्रत्यक्ष बातचीत, ये मैं अनुकूलन के स्थान के विषय में कह रही हूँ, जब एक आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा लोक में आई है, जब वो अपने मार्गदर्शक के साथ बैठ के बातचीत करती है तो वो इस तरह के एक एहसास से गुजरती है कि वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती थी, शायद कुछ कमी रह गई। लेकिन इसके उलट जो जीवन चयन का स्थान होता है, ये तो आशाओं से भरा है, अपेक्षाओं से भरा है। यहाँ पर तो अभी आपके सामने रास्ता खुला पड़ा है, अभी आप इस पर चले ही नहीं हैं। अनुकूलन के स्थान पर आप एक पूरा साल एक कक्षा में गुजारने के बाद बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड देख रहा है, अब उसका रिएक्शन क्या है कि शायद मैं थोड़ी और पढ़ाई करता तो मेरे इस सब्जेक्ट में थोड़े और अच्छे मार्क्स आते। वो तो उसका रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे उसकी नई क्लास में अभी एडमिशन हुआ है, नई नई किताबें उसके हाथ में आई हैं, अब खुला मैदान है उसके सामने, पहला चैप्टर से पढ़ाई शुरू होने वाली है, अब वो बेहतर परफॉर्म करे। अनुकूलन के स्थान में तो आत्मा पहुंचती ही अपने मार्गदर्शक के साथ है, हर सेकंड उसका साथ उसे मिलता है। लेकिन जो जीवन चयन का स्थान है, इसमें मार्गदर्शक तभी शामिल होते हैं जब आत्मा चाहती है कि मुझे आपका सहयोग चाहिए, अन्यथा पूरी तरह से आत्मा को आज़ादी होती है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले। अब जीवन चयन एक ऐसी जगह है जहाँ पे समय चक्र आपका आगे घूम रहा है, आपके हिसाब से एक निश्चित दायरा है, वो जीवन चक्र का जो स्थान है वहाँ का एक निश्चित दायरा है जहाँ पे जीवन का चक्र, समय का चक्र उल्टा घूम रहा है। उल्टा मीन्स आपको अभी इस धरती पर हैं तो हम अपना पास्ट जानते हैं, जीवन चक्र के उस दायरे के अंदर जब हम बैठे हैं तब हम अपना फ्यूचर जान रहे हैं, यानी समय का चक्र उल्टा घूम रहा है, आपको आपका आने वाला वक्त दिख रहा है। एक और माध्यम था जिसने उस विशेष जीवन चयन के स्थान के विषय में बहुत डिटेल में जानकारी दी, इस केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। बस यूँ समझ लीजिए, जीवन चयन का स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक वास्तविक प्रदर्शन हो उससे पहले एक पूर्वाभ्यास कराया जा रहा, प्रैक्टिस कराई जा रही है। बस आप पहले, इससे पहले कि आप जीवन के मैदान में कूद पड़ें, आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए, बिना एक सिंगल पैनी भी एक्स्ट्रा खर्च किए, आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया हुआ है, जहां पर बहुत ही सरल तरीके से कहानियों के रूप में सामान्य साधारण ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे पाथ ऑफ पीस चैनल है, इस पर तो थोड़ी मुश्किल वीडियोस हैं जो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ा उच्च स्तरीय ज्ञान है, लेकिन वहाँ पर बहुत सामान्य स्तर का ज्ञान है जो एक बार सुनते ही समझ में आ जाता है और बहुत सरल कहानियों के रूप में है। इसलिए अगर आपको ये वीडियोस मुश्किल लग रही हों तो आप मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, वहाँ पर बहुत सरल तरीके से ज्ञान की बात की जाती है। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सहदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब एक आत्मा का वापस धरती पर जन्म लेने का वक्त आता है, तब स्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं? क्योंकि ज़्यादातर आत्माएं तो धरती की जो